पूरी ह्यूमन लाइफ की बुनियाद दो खुशियों पर टिकी हुई है। पहली खुशी है पति और पत्नी के बीच में एकता और प्रेम, जिसके आधार पे बच्चे भी खुश रहते हैं तथा अन्य बुजुर्ग भी चैन से भरी पीसफुल ज़िंदगी जी सकते हैं, खुशी का अनुभव वो भी करते हैं। और दूसरी बुनियाद है आर्थिक मजबूती। तो ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि जब भी किसी एक व्यक्ति पर ज़्यादा तनाव लोड होता है तो यह उससे जुड़े हुए करीबी लोगों पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या कारण है कि कुछ लोगों के जीवन में ज़्यादा तनाव होता है, कार्यस्थल का तनाव होता है, कार्यस्थल में वो टिक नहीं पाते हैं, अच्छी सैलरी होती है फिर भी उनके ऊपर उनके बॉस की प्रेशर या कलीग्स के साथ तनाव, ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो करके उसे ऐसा सोचने को क्यों बाध्य करती हैं कि मैं अब अपने जॉब को ज़्यादा नहीं खींच पाऊँगा। तो इन्हीं सारे कुछ बिंदुओं पे आज का वीडियो रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब किसी की कुंडली में नीचे वाले 3 घरों में यानी कि छठे, सातवें और आठवें भावों में ज़्यादा ग्रह जमा हो गए हों, 1-2 ग्रह नवम भाव और पंचम भाव में भी जमा हो गए हों, तो ये एक तरह से बाल्टी का जो बॉटम का हिस्सा है या घड़े का जो सबसे निचला पेंदे का हिस्सा है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी, ज़्यादा वज़न आ जाने का संकेत है। अर्थात एक व्यक्ति के दोनों पैरों में आप क्विंटल भर की रस्सियाँ बांध दीजिए और उनसे उसके दोनों पैरों को रस्सियों से जकड़ दीजिए और उन रस्सियों को लोहों से बांध दीजिए। तो जैसे अगर वो चलेगा तो उसको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, उसको अपने कदम ड्रैग करके खींचने पड़ेंगे। वैसे ही जिनके ज़्यादातर ग्रह छठे, सातवें, आठवें भावों में या इक्का-दुक्का ग्रह नवम या पंचम भाव तक में चले आते हैं, ऐसे व्यक्ति कितना भी चाह लेंगे कि उन्हें आज़ादी मिल जाए या आसमान में उड़ जाना चाहेंगे, लेकिन उड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके सारे ग्रह उनको बॉटम लाइन में, पेंदे में बांध करके रखे हुए हैं। ये एक मैप है कुंडली का और इस मैप को आपको ठीक से समझने के लिए इसके अपोजिट एग्जाम्पल को भी देखना होगा। अपोजिट एग्जाम्पल ये है कि जब ज़्यादातर ग्रह 10वें, 11वें, 12वें और लग्न में भाव में हों या दूसरे भाव में 12वें भाव में लग्न भाव में हों, हालांकि 12वें भाव से जुड़ी हुई कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन तब भी ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में ऊंची उड़ानें भर रहा होगा। जैसे परिंदे आकाश में ऊंची उड़ानें भरते हैं, वैसे ही ऐसा व्यक्ति भी ज्योतिष शास्त्र के अनुभव के अनुसार उसको ज़्यादा फ्रीडम हासिल होगी। अब देखिए कि जहाँ पे ऐसे भी 4-5 ग्रह जमा हो गए हैं 2-3 भावों में, ये कार्यस्थल के लिए भी ठीक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के ज़्यादा ग्रह 10वें, 11वें, 12वें भाव में जमा हो गए हैं या दूसरे लग्न और 12वें और 11वें भाव में जमा हो गए हैं, तो ये कुंडली का टॉप का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, सीलिंग का, रूफ का हिस्सा है। तो रूफ साइड में ज़्यादा प्लैनेट्स जमा हो गए हैं, इसीलिए इस व्यक्ति को आज़ादी ज़्यादा होगी हासिल, लेकिन सहजता नहीं मिलेगी। सहजता का मतलब उसको कुछ भी नॉर्मल जैसा नहीं लगेगा, उसके जीवन में भी कुछ परेशानियां होंगी अलग तरह की, और उनमें से 2 परेशानियां मुख्य हैं। एक व्यावसायिक जीवन में तनाव का अनुभव और दूसरा वैवाहिक जीवन में तनाव का अनुभव। अगर किसी एक भाव में 4 ग्रह जमा हो गए हैं तो खटपट तो होगी पति पत्नी में। 10 में से 9 कुंडलियों में मैंने शायद देख लिया है, और अगर 5 ग्रह जमा हो गए एक भाव में, तब तो पति पत्नी बिल्कुल ही साथ नहीं रह पाएंगे। और अगर तलाक के पेपर पे हस्ताक्षर न भी किया तो भी बिल्कुल पारस्परिक सहमति से एक ही घर में अजनबियों की तरह रहेंगे, या फिर उसकी पत्नी अपने माता पिता के घर या कहीं और जहाँ भी रहना चाहेगी रहने को चली जाएगी, और ये भी
उससे अलग रह करके चैन मनाएगा या चैन पाएगा, चैन की सांसें लेगा। 10 में से 9 कुंडलियों में ऐसा मैंने देखा है। फिर एक कुंडली अपवाद क्यों है? एक कुंडली अपवाद तब होती है जिस भाव में 5 ग्रह जमा हो गए हैं, अगर उसमें से एक ग्रह ऐसा भी है जो उच्च का है या जिस राशि में बैठा है वह उसकी अपनी राशि है, तब फिर ऐसा नहीं होता है। तब फिर पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है। जैसे कि हाल ही में एक कुंडली देखने को मिली। एक व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, लगभग उनकी उम्र 65 या 75, हाँ लगभग इतना ही, 65 या 75 साल की उम्र उन्होंने बताई थी। अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे सप्तम भाव में 5 ग्रह जमा हैं, कि मेरा तो मेरी पत्नी के साथ तनाव नहीं हुआ, इतने कई दशक हो गए शादी के, लेकिन अभी तक हम प्रेम से साथ-साथ रह रहे हैं। तो पति पत्नी प्रेम से साथ-साथ रहते हैं तो दोनों की ऊर्जा मिल कर के बच्चों की ज़िंदगी की, जो कि ज़िंदगी है तो समस्याएँ आएँगी ही। कभी नौकरी नहीं लग रही है, कभी नौकरी लग गई है तो मनपसंद जगह पे नहीं लग गई है, कभी बहुत दूर विदेश में लग गई है, कभी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है लेकिन लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, या लड़की बहुत एलिजिबल है, एजुकेटेड है, बिल्कुल हाईटेक जॉब में है, लेकिन उसकी भी शादी नहीं हो पा रही है। तो ज़िंदगी है तो बच्चों की कुछ न कुछ समस्याएँ तो लगी रहेंगी, ये लाज़मी है। लेकिन पति-पत्नी के बीच में प्रेम होता है तो दोनों की ऊर्जा मिलती है और वहाँ पे एक जादुई तीसरी ऊर्जा का जन्म होता है, जिसे आप ईश्वर भी कह सकते हैं। अगर चाहें तो ईश्वर भी कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे पराप्राकृतिक शक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जादू होता है। तो दोनों मिल कर के सिर्फ ध्यान देते रहते हैं ना कि मेरा बेटा वहाँ है, उसकी जॉब लग गई है लेकिन शादी नहीं हो रही है, या फिर उसकी जॉब लग गई है लेकिन मनपसंद जगह पे जॉब नहीं लगी हुई है। तो इस सिचुएशन में पति और पत्नी यानी कि बच्चे के माँ और बाप दोनों का ध्यान अपने बच्चे की ज़िंदगी से समस्याओं को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है, सॉल्व करना शुरू कर देता है। कभी वो ज्योतिष की भी मदद लेते हैं, कभी अध्यात्म की मदद लेते हैं, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेते हैं। ये एक ध्यान देने की प्रक्रिया है कि जिस चीज़ पर आपका ज़्यादा ध्यान है, लेकिन ध्यान दीजिए कि कुछ समस्याओं को आपको वैसे भी छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप कुछ समस्याओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, सारी समस्याओं पे ध्यान देंगे तो फिर कुछ समस्याएँ बढ़ने भी लगेंगी, क्योंकि कुछ समस्याएँ वहाँ पे इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि उनको आपके ध्यान की ऊर्जा मिल रही है। और कुछ समस्याओं को तो छोड़ना सीखना होगा। इसलिए छोड़ना सीखना होगा क्योंकि ज़िंदगी में सारी समस्याएँ एक जैसी हैं नहीं। कुछ समस्याओं पे ध्यान देने से वो सुलझती हैं और कुछ समस्याओं पर से अपना ध्यान हटा लेने से वो सुलझती हैं। जैसे मैं किसी चीज़ को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं उस पर और ज़्यादा ध्यान डाल रहा हूँ और ज़्यादा ध्यान डाल रहा हूँ कि मेरे साथ ये आर्थिक दिक्कत क्यों है। पहले पैसा ठीक कमा रहा था, अब अचानक पैसे इतने कम क्यों आने लगे, मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और पैसे कम आ रहे हैं लेकिन खर्च तो उतने ही हैं। अगर खर्चों में कुछ कमी भी कर लें तो परिवार के सभी लोग उदास हैं, किसी की ज़रूरतें ठीक से नहीं पूरी हो रही हैं, किसी को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कोई कहीं बाज़ार जाके कुछ खा लेना चाहे फ़ास्ट फूड या रेस्टोरेंट में, खा नहीं सकता, अच्छे कपड़े नहीं ले सकता। अच्छे कपड़े जाने दीजिए, जूता या चप्पल पुरानी पड़ गई है तो वो भी नया नहीं ले सकता। आर्थिक दिक्कतें जब बढ़ जाती हैं तो क्या-क्या नहीं हो सकता है। इट इज़ इमेजिनेबल। तो उस पर मैं अब और ज़्यादा ध्यान डाल रहा हूँ और ज़्यादा ध्यान डाल रहा हूँ कि मेरे साथ ये दिक्कत क्यों है? पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपना ध्यान अपनी इस तथाकथित गरीबी से हटा लेना है। 2-3 दिनों के लिए भूल जाना है। घूमने चले जाइए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, मार्केट जाइए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो चाय पी कर के चले आइए। किसी के साथ चले जाइए घूमने, किसी के साथ बातचीत कीजिए, लेकिन उस बातचीत का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो हल्का-फुल्का होना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी की दूसरी जो समस्याएँ हैं, जैसे वैवाहिक जीवन की समस्या, कि पति-पत्नी या नौकरी की समस्या, स्थानांतरण की समस्या, बिज़नेस व्यापार के ठप हो जाने की समस्या, उसमें से भी कुछ पार्ट तो ऐसा ज़रूर होगा जिस पर ध्यान नहीं देने से वो ठीक होगी। और अगर आप उसकी चर्चा कहीं पर भी करते हैं तो उस समस्या को आप खुद बढ़ाते हैं,
अननोविंगली बढ़ाते हैं, अनकॉन्शियसली बढ़ाते हैं, अनइंटेंशनली बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ाने वाले आप ही हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मैं कई समस्याओं को झेलता हूँ, लेकिन मैं किसी को शेयर नहीं करता और मुझे दूसरों की समस्याएं सुनने की आदत सी हो गई है। मैं अपने परिवार में भी अपनी समस्याएं 90% से ज़्यादा समस्याएं शेयर ही नहीं करता। कोई कष्ट है, नहीं बताता हूँ। फिर देखता हूँ कि वो समस्याएं धीरे धीरे अपने आप सॉल्व भी हो गई हैं। या फिर कोई अचीवमेंट है, कोई उपलब्धि है, पहले मैं सबको बता देता था। छोटी से छोटी खुशी आई, छोटा से छोटा लाभ हुआ, मैं पहले सबको ही बता देता था, सब कुछ बता देता था। बाद में इसके कुछ दुष्परिणाम आए, तब मैंने उसको भी रिज़र्व कर लिया। अब मेरे जीवन में क्या घटता है, यह सब कुछ एक पर्दे के अंदर है, एक सीक्रेट वेल है। उसके इस पर क्या हो रहा है, जो मैं पास आउट करना चाहता हूँ, केवल उतना ही पास आउट होता है और उससे ज़्यादा पास आउट नहीं होता है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। अपनी समस्याओं से अपना ध्यान हटाना सीखिए। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा कि अगर आप इन 2 चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, पहली चीज़ है पति पत्नी के बीच में कोई भी किसी भी तरह की टेंशन, इसको कम कीजिए, तो परिवार के सभी लोग खुश रहेंगे और परिवार में लक्ष्मी जी भी आएँगी। बच्चों का मन पढ़ने में भी लगेगा और आप मजबूत होंगे। पति पत्नी जहाँ दृढ़ता से, प्रेम से जुड़े हुए होते हैं, उस परिवार पे शत्रु आँख भी नहीं उठा पाते हैं। और जिस परिवार में भाइयों के बीच में एकता होती है, उस परिवार को बाहरी लोग हल्के से नहीं ले सकते। जिस परिवार के 2 या 3 भाई या जितने भी भाई हैं, भले ही वो लड़ाकू ना हों, भले ही वो उनका शरीर लड़ने के लिए फिट ना हो या उनकी उम्र वैसी ना हो रही हो, भले ही वो विशियस माइंड के ना हो, विशियस नेचर नहीं हो, अग्रेसिव नेचर ना हो, लेकिन सिर्फ एक हैं तो लोग डरते हैं। और एक अकेला व्यक्ति कितना भी ज़्यादा विशियस हो, मनहूस हो, खतरनाक दिखने वाला हो या अमीर हो, यहाँ तक कि शरीर से ताकतवर भी हो, लेकिन शरीर की ताकत कब तक साथ देने वाली है। तो महीन सी भी दरार दुश्मनों को बहुत बड़ा मौका दे देती है। और ये बात ग्रहों के साथ भी सच है। जहाँ भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं है, जहाँ पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं है, जहाँ बाप बेटे के बीच में प्रेम नहीं है, जहाँ माँ बेटे के बीच में स्नेह नहीं है, वहाँ एक क्रैक आ जाती है और उस क्रैक में दुश्मन ही नहीं, सभी ग्रह भी हावी हो जाते हैं। तो पति पत्नी के बीच में या परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम आने दीजिए, अलाउ कीजिए। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फॉरगिव कर दीजिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फॉरगेट कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। और दूसरी चीज़ कि जो जॉब की समस्या है, फाइनेंशियल समस्याएं हैं, इसको दूर करने के लिए जो जो अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग रेमेडीज बताई जाती हैं, उसको ज़रूर कीजिए। ये बातें मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सभी ग्रहों के साथ काम करती हैं। घर गृहस्थी में प्रेम रखना और साफ़ सुथरा रहना, घर को साफ़ सुथरा रखना आपकी हेल्प कर सकता है। और किसी भी तरह का विकार है, जैसे बदला लेने की भावना है, परिवार में किसी से दुश्मनी नहीं है, भाई भाई के बीच में प्रेम है, पति पत्नी के बीच में भी सब कुछ सही है, लेकिन क्या किसी आउटसाइडर, किसी दूर के रिश्तेदार या दूर के पड़ोसी से दुश्मनी बहुत ज़्यादा चल रही है? अगर दुश्मनी चल रही है लेकिन बाहर है, आपके हृदय में नहीं है, आपके हृदय में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, तो आपको आर्थिक तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अंदर में आग जल रही है, बदले की भावना आपके अंदर में अभी भी उतनी ही प्रबल है, तो आपकी आर्थिक तरक्की रुक जाएगी। ये सारी छोटी छोटी बातें मैं बहुत बार बता चुका हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सारे वीडियोज़ को जा कर के देखिए। अपनी पूरी कुंडली का भी एनालिसिस करवाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि शायद वहाँ पे एक किरण मिल जाए, एक सहायता मिल जाए, एक लाइट दिख जाए कि कौन सा ग्रह आपके जीवन को सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है और आपके जीवन में जो चेंज होगा वो किस ग्रह या किस भाव से आएगा, किस डायरेक्शन से आएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप उस दिशा में परिवर्तन करना चाह रहे हों जिस दिशा में आपके ग्रह तैयार नहीं है, या जहाँ पे दरवाज़ा मजबूती से बंद है, और जिस जगह पे दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है उस जगह की आपको बिल्कुल भी आहट नहीं, उस जगह का कोई आभास नहीं है। इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए तो कुंडली के एनालिसिस करवाते हैं, या हस्तरेखा दिखवाते हैं, या फेस की रीडिंग करवाते हैं, या ऑरा रीडिंग करवाते हैं, या साइकिक रीडिंग करवाते हैं।
और भी बहुत सारे सूक्ष्म मेथड्स हैं जिनको कि हम कभी बताते हैं, कोई समझने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो उसको बताते हैं, कोई नहीं समझने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है तो हस्तरेखा और कुंडली तक ही की चर्चा करते हैं। लेकिन मदद तो सभी उपायों की लेनी पड़ती है और इस सब में अहम है आपकी एकाग्रता। आप अपनी एकाग्रता जिस विषय पर भी डालेंगे उस विषय के बारे में बहुत कुछ जान लेंगे और उस विषय में ऊर्जा बढ़ने लगेगी। इसीलिए अगर अपनी समस्याओं पे अपनी एकाग्रता फोकस करेंगे तो समस्याएं ही बढ़ेंगी, लेकिन अगर सॉल्यूशन पे या संभावनाओं पे अपने माइंड को फोकस करना सीख लेंगे जिस दिन, उस दिन आपके जीवन में संभावनाएं एक्सपेंड करेंगी और खुशियाँ बढ़ेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी हो तो यहाँ से अच्छी कोई जगह आपको नहीं मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।